So first of all, let's just go through the questions that were given as homework. So those questions were shaded yellow in the PDF. सबसे पहले उसे go through करते हैं, उसमें अगर कोई मसले मसाइल हों वो देखते हैं और उसके अलावा आगे चलते हैं. So I'll just be circling answers so that you guys can double check. Otherwise हम लोग आगे ही बढ़ते रहेंगे. If anybody has any problems with any of the questions, you can just pause me. अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 3. आई हैव द मार्क स्कीम ओपन इन फ्रंट ऑफ मी. मैं इसके जवाब टिक करता जाता हूँ. 3 का डी है. जस्ट एज अ स्टार्टर बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस. सो यंग मॉडुलस जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का ग्रेडियंट होता है, राइट? और इफ आई जस्ट पिक अप अ सर्टेन वैल्यू, सो स्ट्रेस इज़ 3 इंटू 10 to the 8, strain is 5%, which is 5 into 10 to the negative 2, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है एज 100 out of 100. So 3 into 10 to the 8 divided by 0.05 turns out to be 6 into 10 to the 9, which is option D. अच्छा, कुछ सवाल हमने पहले से भी किए हुए हैं. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, 10 का जवाब जो है दैट सपोज टू बी बी. सो इफ़ यू आर बेसिकली यूजिंग मोर स्प्रिंग्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब इसके दरमियान भी आपने कुछ स्प्रिंग्स भर दी. सो बेसिकली व्हाट यू डन इज़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स इन पैरेलल. तो होगा क्या कि अब अगर लोड लगेगा तो वो और ज़्यादा स्प्रिंग्स के दरमियान स्प्लिट होगा, तो आपका टोटल एक्सटेंशन उस हिसाब से कम हो जाएगा, राइट? इफ़ यू यूज़ मोर लेयर्स ऑफ स्प्रिंग्स तो आपने और भी ज़्यादा इसको सॉफ्ट बना दिया, राइट? सो एग्जामिनर ने तो आपसे ये पूछा है कि विच चेंज विल नॉट हैव द डिजायर्ड इफेक्ट, दिस विल एक्चुअली मेक इट सॉफ्टर, दिस विल नॉट मेक इट सॉफ्टर. स्मॉलर स्प्रिंग कांस्टेंट, अगेन स्टिफनेस कम हो गई तो वो सॉफ्ट हो जाएगा. मेड फ्रॉम अ वायर विद स्मॉलर यंग मॉडुलस, तो आप लोगों को याद होगा कि एक हमने यंग मॉडुलस का एक्सप्रेशन ये लिखा था कि बिकॉज इट्स एफ एल ओवर ए एक्स, तो इसमें एफ ओवर एक्स इज बेसिकली के, सो इट्स के एल ओवर ए. सो यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई यंग मॉडुलस इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा तो वो भी इसी से मिलता जुलता है, तो इससे भी आपका स्प्रिंग सॉफ्टर होगा. एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, बट वी वांट समथिंग दैट विल नॉट हैव द डिजायर्ड इफेक्ट, विच इज़ ऑप्शन बी. अच्छा, इसके अलावा हाउ अबाउट 14. अच्छा, 14 का जवाब भी देख लेते हैं. 14 का जवाब इज़ बी. So a metal cube of side L is placed in a vise and compressed elastically by two opposing forces F. How will the amount of compression relate to L? अच्छा, बहुत ही आसान सा आइडिया. सो E equals एफ एल ओवर ए एक्स. सो बेसिकली कोई फोर्सेस लग रही हैं, कोई इसका यंग मॉडुलस है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. कैन आई से दैट बेसिकली आपका जो यहाँ पे एरिया है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज दिस इज़ अ क्यूब, तो वो एल स्क्वायर होगा जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है. दिस इज़ एफ एल ओवर एल स्क्वायर, और एक्स को वो कह रहा है डेल्टा एल, ठीक है? सो एल एल इस तरीके से कैंसिल. सो बेसिकली अगर आप देखें, सो इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, दैट डेल्टा एल इंटू एल equals f over e, which is just a constant. So I can say delta L equals K over L, or I can also say that this is inversely proportional to L, which is option B. अच्छा, इसके अलावा और कौन से सवाल थे देखते जाते हैं. 18 का जवाब है सपोज टू बी बी. लेट्स ऑल्सो डू दिस. ये वापस से वो रेशो वाला सवाल है. सो वायर ऑफ द सेम मटीरियल, बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि यंग मॉडुलस सेम है. डायमीटर 2d, लेंथ 3l, एक्सटेंड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड. तो देखें वापस से मैंने अपने सबसे पहले वो स्टेप्स कर रहा हूँ. पहला स्टेप ऑब्वियसली यंग मॉडुलस की इक्वेशन यूज़ होगी. वो मुझसे एक्सटेंशन चाह रहा है तो मैं एक्सटेंशन को सब्जेक्ट बना लेता हूँ. सो इट्स एफ एल ओवर ए ई. ठीक है, सेम मटीरियल यानी यंग मॉडुलस कांस्टेंट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अच्छा लोड इज़ ऑल्सो द सेम, राइट? अच्छा, लेकिन इसने यहाँ पे लिखा है डायमीटर की टर्म्स में. तो आपको पता है कि अगर मैं इसको यूं कह भी दूं इन स्टेप 2, इफ़ आई से कि x इज़ प्रोपोर्शनल टू l ओवर a, राइट?
तो मुझे पता है कि ए की जगह, बिकॉज एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाई 4, आई कैन ऑल्सो से इट्स जस्ट प्रोपोर्शनल टू दिस, राइट। सो ए की जगह मैंने डी स्क्वायर लिख लिया इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शंस। अच्छा, तो जो ये नया तार है, इसमें अगर आप सोचें, सो बेसिकली लेंथ इज ट्रिपल्ड, इसकी वजह से एक्सटेंशन ट्रिपल होगा, डायमीटर डबल होगा, लेकिन यहाँ तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो ये ना सिर्फ हाफ होगा बल्कि स्क्वायर भी होगा, राइट, बिकॉज ये इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन है। सो दिस बिकम्स टाइम्स 3/4 of whatever the older extension was, which was x. So the new extension is 3/4x. Acha. How about question number 20? I think we did something like 20. The answer for this is B. So how much work needs to be done to cause an extension of 7? Right? तो 7 को अगर मैं देखूं, 7 I'm pretty sure is here. Right? तो मुझे इस सब के नीचे वाला एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। अब इसको करने का अगर हम कुछ सलामकुम तरीके सर। सोचें, सो वो क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँ वर्टिकल, राइट, वर्टिकल ड्रॉप किया, और why am I doing the vertical here, I'll also explain in a bit, is because this is a trapezium, right? ये एक छोटा सा ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम का मैं एरिया निकाल लेता हूँ। सो इस ट्रेपीजियम में ये वाला जो डायमेंशन है, दिस इज 7। अच्छा, ये देखिएगा ये मिलीमीटर्स में है, राइट। सो बेसिकली 7 × 10⁻³ है, और जो ये वाला है डायमेंशन, ये कितना है, अगेन अंदाज़ा ही लगाना है। So this is 2.53, and let's say this is 3.25 यहाँ पे, और 3.25 से 7 तक जा रहा है। 7 माइनस 3.25 जिस 3.75 इस डायमेंशन का लेंथ है, 3.75 इंटू 10⁻³ और इसका बेसिकली हाइट क्या है? सो हाइट इज़ 20, सो हाफ into 20 into 3.75 plus 7, which I can say is 10.75. say half into height into sum of parallel sides, ये करेंगे। so 10 into 10.75 into 10⁻³ इसका जवाब आ रहा है 0.1075। now even up to this point it should just be obvious कि ये जो छोटा सा एरिया है, ये अगर इस मैं प्रैक्टिकली सोचूं, ये बढ़ा के इस आंसर को 0.53 तो नहीं बना सकता। कैन प्रॉब्ली मेक इट गो अप टू दिस। सो दैट्स हाउ दिस इज डन। बट इफ एनीबडी इज क्यूरियस एज टू हाउ एक्चुअली दिस वुड बी डन, तो वो ये होगा कि भाई अगर मैंने इतने का एरिया निकाल लिया था, तो इसका मैं काउंटिंग स्क्वायर से निकाल लूँगा, राइट। सो आई फिगर आउट ए वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर, और फिर उस हिसाब से मैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। Recording in progress. चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द आंसर टू 23। अच्छा, आप लोगों को भी जो पीडीएफ भेजा उसमें जवाब है 23 का जवाब बी है। So say springs P and Q are identical as spring constant K. Spring R has constant 3K. What is the increase in overall length when a force W is applied? तो भाई इसको तो W ही मिलेगा। हमने ऐसे ही केसेस किए हैं जहाँ पे स्प्रिंग्स इन पैरेलल आइडेंटिकल हों, तो इस पर W/2 फोर्स लगेगा, इस पर W/2 फोर्स लगेगा। इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसका है 3K। तो मैं इसका एक्सटेंशन निकालता हूँ, इसका एक्सटेंशन निकालता हूँ, और दोनों को ऐड करना है। So in the first case, the force is W/2. So F equals Kx. So X equals F over K. So W/2 divided by K, which I can say is W/2K. दूसरे केस में W लग रहा है, this is 3K. So इन दोनों को basically मुझे ऐड करना है। So 1/2 plus 1/3, right? 1/2 plus 1/3, which is ओ, सो इसका जवाब फिर इसका मतलब गलत हुआ हुआ है। सो 23 का आंसर इज ए, नॉट बी। ठीक है, तो ये जरा देख लीजिएगा, मार्क्स की में इसका जवाब फिर गलत लिखा हुआ है। ऑलराइट, लेट मी जस्ट डबल चेक, क्योंकि फिर ये चीज़ आप लोग को तंग करती है।
यस, इसका आंसर इंडीड ए ही है। ठीक है। सो या ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसमें वो वाला तरीका यूज नहीं कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, बिकॉज दैट्स टोटली ऑप्शनल। अच्छा, 25। हम्म। अच्छा, इसमें ये वाला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जहां तक रेशियो क्वेश्चंस की बात रही। वैसे इसका जवाब है बी। व्हाई इज दिस एज कॉम्प्लिकेटेड, इज बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। ठीक है, इसमें लेंथ का भी फर्क है, इसमें डायमीटर का भी फर्क है, इसमें यंग मॉड्यूलस का भी फर्क है। सिर्फ जो चीजें सेम है वो बेसिकली आई थिंक फोर्स है, राइट। सो इफ E इक्वल्स एफ एल ओवर ए एक्स, अगेन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, सो यू प्रॉब्ली नाउ आर वेरी स्मूथ विद दिस फर्स्ट स्टेप। एक्सटेंशन की बात करनी है, सो इट्स एफ एल ओवर ए ई, राइट। सो ब्रास के मुकाबले में स्टील की बात करनी है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अगेन क्योंकि फोर्स तो सेम है, राइट, देर जॉइंट एंड टू एंड सीरीज में अटैच हुए हुए ना। सो आई कैन से एक्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर ए ई, या मैं कह सकता हूँ डायमीटर स्क्वायर टाइम्स ई, क्योंकि एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। अच्छा, अब अगर मैं स्टील की बात करूं, क्योंकि न्यूमरेटर में स्टील है टू ब्रास, सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड कि हाउ मच एक्सटेंशन ऑफ द स्टील इज एज कंपेयर टू द ब्रास। तो पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई लेंथ जो है स्टील वायर का ट्वाइस है, तो एक्सटेंशन भी ट्वाइस होगा। अच्छा, दूसरी चीज, डायमीटर इसका आधा है, राइट। सो इफ द डायमीटर इज हाफ, so this is basically going to cause it to have twice the extension but squared। और यंग मॉड्यूलस जो है वो इसका स्टील का जो है वो डबल है, और यंग मॉड्यूलस से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये टाइम्स हाफ हो गया। सो दिस इज जस्ट 2 स्क्वायर विच इज 4। ठीक है। सो अगेन अगर आपने ये प्रोपोर्शंस वगैरह पहले सेटअप किए हुए हैं तो आपकी इससे बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। इस सवाल में अगर किसी को कोई मसला था, देन इट एटलीस्ट मेक सेंस बिकॉज दिस इज अ ट्रिकियर क्वेश्चन। ये वाला समझ आ रहा है आप लोग को? आगे चलें। ठीक है। जो 39, the answer for this one is supposed to be C। Reason being कि how much distance does the lift move downward when a man of 70 kg steps into it। So basically आपको एक्सटेंशन ही निकालना है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 100 पैरेलल स्टील वायर्स हैं, सब स्टील से बने हुए हैं, यंग मॉड्यूलस सबका सेम होगा, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। तो आपने बेसिकली ये सोचना है कि भाई जब आदमी इसमें चढ़ेगा, सो बेसिकली 70 इंटू 9.81 इज द फोर्स एग्जर्टेड, राइट। लेकिन 100 स्टील वायर हैं, 100 के दरमियान ये लोड स्प्लिट होगा। दिस इज बेसिकली द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दी ऑन एनी वन वायर। ठीक है। और क्योंकि पैरेलल में है तो आपको पता है जो भी किसी एक का एक्सटेंशन है वही पूरे सिस्टम का भी एक्सटेंशन है। तो जैसे कि पिछले सवाल में यूज किया, x इक्वल्स एफ एल ओवर ए ई, सो 6.867 इंटू एल विच इज 20, area which is 3.2 into 10 to the negative 6, and e which is 2.1 into 10 to the 11। So this into this over 3.2 into 10 to the negative 6 into 2.1, just 2.04। मैंने कोई गलती तो नहीं की है? लेट मी जस्ट डबल चेक। थर्टी नाइन, हाँ। तो यहाँ पे सी लिखा है इसका भी जवाब। सो लेट्स जस्ट डबल चेक दिस।
ओह माय बैड माय बैड माय बैड। सो देयर आर आल्सो टू स्टील केबल्स ना, ये तो मैं भूल ही गया। तो एक स्टील केबल पे जो फोर्स लग रहा है वो इसका भी आधा होगा, राइट? सो इट्स बेसिकली 2 into 100, राइट? बिकॉज देर आर इन टोटल, ये जो आदमी का मास है वो 200 अब स्टील वायर्स इसको बर्दाश्त करते हैं। सो व्हेन यू डू दिस, 70 into 9.81 डिवाइड बाई 200, दिस इज 3.4335। तो बिल्कुल ये सही इसका जवाब लिखा हुआ है, मैं ये पढ़ना भूल गया था। तो 3.4335, और उसके हिसाब से आपका एक्सटेंशन आएगा ये। सही, सॉरी, पहले आ रहा था बी, अब सी ही आएगा, या सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। 63 is pretty similar to the previous questions. So I'll just take the answer for this. 63 is supposed to be D. सही है। अच्छा, इसमें क्या है कि 3 times the length और half the diameter, तो जैसे अभी हम बार बार कर रहे थे। सो बेसिकली फोर्स सेम है, सो एफ एल ओवर ए एक्स होता है, राइट? एक्स इक्वल्स एफ एल ओवर ए ई, देन लेंथ 3 times है, so it's proportional to the length and inversely proportional to the diameter, right? So it's proportional to d square. यंग मॉड्यूलस सेम है क्योंकि सेम मटेरियल। सो लेंथ ट्रिपल होने की वजह से ट्रिपल, और डायमीटर हाफ होने की वजह से ये डबल, और उसका स्क्वायर भी। 3 times 4 which is 12। 64, this is not very difficult, D, because of obvious reasons। अच्छा, 70, फिर से रेशो वाला क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने पहले भी दिया था एक बार। सो एक्सटेंशन ऑफ स्टील ओवर एक्सटेंशन ऑफ कॉपर, राइट? सो स्टील और इसको देखें तो आपका लेंथ दोनों का बराबर है। अगेन एक्सटेंशन है, सो एक्सटेंशन इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए ई। देखें, आप ज्यादा सवाल कर रहे हैं तो आपको ये खुद ब खुद याद होता जा रहा है। अच्छा, सो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ कॉपर, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टील टू कॉपर? अगेन आप यही कह सकते हैं कि भाई जो x है दैट इज रियली प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों सीरीज में है, सो फोर्स इज द सेम, इट्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर डायमीटर स्क्वायर ई। ठीक है। अच्छा, सो स्टील की बात करें, बल्कि एल को भी हटा देना बिकॉज इट्स नॉट ऑफ एनी यूज टू अस, लेंथ भी तो दोनों का सेम है। सो एक्स इज, स्टील की अगर बात करें, सो स्टील वाले का जो डायामीटर है, क्या लिखा है उसके बारे में? स्टील वाले का डायमीटर कॉपर के आधा है, राइट? सो अगर आधा है तो इनवर्स यानी डबल और उसका स्क्वायर। और ई की अगर बात करें, सो ई जो है वो यंग मॉड्यूलस स्टील वाले का वो ट्वाइस है, राइट? सो ट्वाइस होने की वजह से ये आधा हो जाएगा बिकॉज इट्स इनवर्सली रिलेटेड। सो दिस इज ट्रू। 71, the answer to this one is C, I'm pretty sure, yeah। सो बेसिकली आइडिया क्या है कि इसमें आप वो अगर अपना वो वाला तरीका इस्तेमाल करें, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स वाला, तो आसानी हो सकती है। अच्छा, ये दो स्प्रिंग्स इन सीरीज हैं, इसका हो जाएगा k/2, इसका हो जाएगा 2k। अच्छा, अब ये देखें, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो इन दोनों का हो जाएगा k/2, इन दोनों का भी हो जाएगा k/2, और फिर जब एंड में इन दोनों को वापस से कंबाइन करूं, बिकॉज दीज बोथ बोथ ऑफ दीज आर इन पैरेलल, तो फिर से ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये फिर से k बन गया। सो इट्स द सेम एज एनी सिंगल स्ट्रिंग, तो इसका जवाब सी है। The 75 we've done previously as well, C, क्योंकि it's the area under the force extension curve। 85, again we did this question पहले, इस वर्कशीट में मार्क नहीं हुआ हुआ है, तो जवाब ए है।
अच्छा, ये बेसिकली इसका इनिशियल एनर्जी है इसमें, ये इसका फाइनल एनर्जी है। इसका जवाब जो है मैं देख लेता हूँ क्या है। 108 का जवाब है बी। सो बेसिकली इट्स हाफ, एफ एक्स से आप कर सकते हैं। सो हाफ इंटू F8 into 4 cm, this is your initial energy, minus half into 8 into 0.02, this is your final energy, right? So half into 8, 4 into 0.02, yeah, it is B. अच्छा, और 133, इसका जवाब है डी। अगेन ऑब्वियस रीजंस। ए में क्या मसला है? इफ द रबर बैंड स्ट्रेचेस elastically and plastically, all the work done by the force is converted to thermal energy in the rubber. It's not true, क्योंकि उसमें से कुछ तो जाहिर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। इफ द रबर बैंड स्ट्रेचेस इलास्टिकली इट ओबेज हुक्स लॉ, नॉट ट्रू, क्योंकि हमें पता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद आता है ये। सो प्रोपोर्शनैलिटी तो तब तक पार हो चुका है, राइट? सो इट्स नॉट ओबेइंग हुक्स लॉ एनी लॉन्गर। If the rubber band stretches elastically, gradient of the force extension does not represent work done. वो तो एरिया बताता है, ग्रेडियंट तो स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है। 134। अच्छा, ये भी रेशो वाले सवाल का ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्लेवर है। बेसिकली आइडिया क्या है कि उसने कहा कि आई रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद वायर सेम मेटल, सो यंग मॉड्यूलस इज सेम, ट्वाइस द लेंथ हाफ द डायमीटर, विच ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। सो मुझे पता है कि भाई E इज FL/AX, ठीक है। सो बेसिकली ये कह रहा है कि मैं फोर्सेस वही लगा रहा हूं, राइट? यानी अगर आप स्ट्रेसेस देखें तो इट्स द सेम, लेकिन लेंथ और डायमीटर की बात करें तो हमें पता है कि यंग मॉड्यूलस वुड बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। सो लेंथ डबल होने की वजह से, डबल डायमीटर हाफ होने की वजह से 2 का स्क्वायर, सो इट शुड बी 8 टाइम्स इट्स वैल्यू, राइट? मतलब कि भाई पहले जिस भी स्ट्रेन पे कोई वैल्यू आ रहा था, क्योंकि यंग मॉड्यूलस 8 टाइम्स हो गया, तो मैं कह सकता हूँ स्ट्रेस 8 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। सो यानी अगर मैं देखूं यहाँ पर 10 पे समझे अगर तकरीबन 2 आ रहा है, तो यहाँ 20 पे तकरीबन 2 आ रहा है, सो इट्स नॉट 8 टाइम्स, राइट? अगर मैं इससे देखूं तो इस पे तो वापस 10 पे ही तकरीबन 2 आ रहा है, तो इधर पे तो कोई चेंज नहीं आया। देख लें कि एक्सेस में तो सेम ही चीजें हैं। इसमें देखें तो इसमें 20 पे, ओ वेट अ मिनट, माय बैड, हम लोग इस पे ज्यादा सोच रहे हैं। इफ इट इज मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, तो इसका मतलब है कि आपका यंग मॉड्यूलस तो सेम ही रहेगा, राइट? सेम मटेरियल, सेम मेटल, मतलब यंग मॉड्यूलस इज द सेम, so the graph remains the same, राइट? अब देखें इन दोनों ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है। यंग मॉड्यूलस सेम है तो स्ट्रेस स्ट्रेन की जो वैल्यूज का रिलेशनशिप है वो भी आपस में सेम ही है। अच्छा, ये तो आउट था। अच्छा, वेरी सिमिलर, ये भी हमने पहले किया हुआ था। इसका जवाब 4 है। सॉरी, X/Y है तो 1/4 है, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये आइडिया यूज हो रहा है कि एनर्जी इज हाफ FX। सो F से भी प्रोपोर्शनल है, X से भी प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स डबल होने की वजह से भी, और आपका ये वर्क डन इज गोइंग टू बी टाइम्स टू, उस हिसाब से ये चेंज होगा। अच्छा, बिकॉज आई वांट टू डू मोर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, मैं बाकियों के सिर्फ आंसर्स मार्क कर रहा हूँ। 176 का ए है, डन इन अ प्रीटी सिमिलर वे, 3 आइडेंटिकल वायर्स है, तो तीनों के दरमियान आपका लोड शेयर होगा।
187 is also A. अच्छा, ये भी रेशो वाला ही सवाल है एक तरीके से. So this is in fact simpler. लेकिन ये क्योंकि ग्राफ वाली शक्ल में है, कोई कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं ज़रा बता दूं. Again, x equals FL over AE. I can say x is basically inversely proportional to the square of the diameter. तो अगर मुझे चाहिए DQ over DP, so it's basically because of inverse proportion XP over XQ का स्क्वायर रूट. राइट, सो पी का अगर आप देखें किसी भी एक पे एक्सटेंशन इज 3 times this, सो 3/1 का स्क्वायर रूट, 1/3 का स्क्वायर रूट. राइट, सो दैट इज बी, विच इज रूट 1/3. सॉरी, 3/1 का स्क्वायर रूट, विच इज सी, विच इज रूट 3. अच्छा, सो ये सारे एमसीक्यूज थे. अब हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की जानिब आ रहे हैं. पहले आप लोग कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से कराऊंगा ये वाले क्वेश्चंस. स्टार्ट विद द मोर रीसेंट क्वेश्चंस, उनसे स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. इतने में आप लोग ये वाला सवाल देखना शुरू करें. Recording in progress. चलें जी, फिर से स्टार्ट करते हैं. सो पार्ट ए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 53. अच्छा, स्टेट हुक्स लॉ, तो ये याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि हुक्स लॉ आपने जैसे भी डिफाइन करना है वो आपकी मर्जी होती है. सो इधर यू कैन से एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और यू कैन से स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. दोनों सही हैं. सो एक्सटेंशन, जस्ट अ मिनट. So extension is proportional to applied force. अच्छा, variation of force with extension for sample is shown. Sample behaves elastically up to an extension of 80 mm and breaks at point X. On the line in 3.1, draw a cross to show the LOP. Label this cross with the letter P. अच्छा, सो जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है, यहाँ तक आपकी लाइन सीधी होती है, चाहे वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हो या स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हो. विच आई कैन सी इज दिस. सो दिस इज जहाँ पे इसने कहा था क्रॉस लगाओ. राइट, अच्छा इसने कहा था क्रॉस, तो क्रॉस लगाते हैं. सो हमने लगाया क्रॉस, एंड दिस इज बेसिकली पॉइंट पी. फिर उसने कहा टू शो द इलास्टिक लिमिट, सो इट बिहेव्स इलास्टिकली एट 80 mm. सो ये हो जाएगा आपका इलास्टिक लिमिट, जिसको इसने कहा है कि आप मार्क करें विद. चलो भाई, ये भी कर दिया. आगे, sample in B has a cross sectional area of this much, initial length of this much. For deformations within the limit of proportionality, determine the spring constant. So spring constant क्या होता है? That is F over X. राइट, तो यहाँ पे जैसे कि यही 60 वाला पॉइंट था, दैट वाज अ नाइस पॉइंट टू वर्क विद. ऑल्टरनेटिवली, फॉर एग्जांपल, दिस इज आल्सो अ गुड पॉइंट टू वर्क विद. ये वाला जो है
राइट। तो स्ट्रेस इज फोर्स इज 3.8 3.6, राइट। तो ये 3 होगा तो 3.2 3.4 3.6, और एक्सटेंशन इज 40 mm। सो 3.6 over 40 mm। तो इसका जवाब निकालते हैं। दिस इज 90 यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सैंपल इज मेड। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप एफ एल ओवर ए एक्स पूरा यूज करें, या आप सोच लें कि भाई मैंने एफ ओवर एक्स यानी के तो निकाला हुआ है ना, सो इट्स के एल ओवर ए, राइट। सो 90, एल कितना था 3.2, एरिया है 0.4 mm स्क्वायर, सो मिली, अगर 10⁻³ होगा तो मिली स्क्वायर 10⁻⁶ होगा। So 90 into 3.2 over 0.4 into 10 to the negative 6, which is 7.2 into 10 to the 8 pascals. Determine of the estimate of the work done on the sample as it is extended from 0 to breaking point. Explain your reasoning. तो देखें, एक तो explain your reasoning का मार्क आप यहाँ से मुफ्त का उठा सकते हैं, just by saying that the area under graph जो है दैट रिप्रेजेंट्स वर्क डन। ये चीज़ ये A2 में ज़्यादा कहता है, AS में थोड़ी कम कहता है, लेकिन जब भी वो कहे एक्सप्लेन योर वर्किंग और एक्सप्लेन योर रीजनिंग, तो आपने एक जुमला बताना है, एक जुमला लिखकर बताना है दैट दिस रिप्रेजेंट्स दी वर्क डन, राइट। अब उसूलन तो सोचें यहाँ पर भी आधे मार्क ले लिए हैं, अगर आप जैसे पेपर में बहुत ही घबराए हुए हैं तो एक मार्क तो आपने यहाँ का उठा लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अगला छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी तो हम कर रहे हैं, सो वी विल डू दैट। But the reason I'm saying this is because this next part will take some time. And the reason is because we have to estimate the area under the graph. Right? तो मुझे इसके नीचे वाला सारा एरिया निकालना है अप टू दिस पॉइंट, राइट। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर हम इसको लें एज ए ट्रेपीजियम, किसको? इतने हिस्से को। ठीक है। सो अगर इतने हिस्से को ले एज ए ट्रेपीजियम एंड combined, I think this is like maybe like 3 or 4 squares by side, ठीक है, because they keep getting thinner toward the end। और यहाँ से नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करूँ और उसमें से 3 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, राइट। सो दिस कुड बी लाइक वन पॉसिबल वे टू डू दिस, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं कि वंस यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम देन यू डू दिस ट्रायंगल, ऐसे भी कर सकते हैं। सो या सो हाफ, पहले हम लोग ट्रेपीजियम का कर लेते हैं। सो ट्रेपीजियम का एरिया कितना है? हाफ इंटू, दिस वुड बी 180, राइट। This is 184, 188, 192. So half into ये जो इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, एक 192 है, दूसरा यहाँ से है, राइट। सो इफ आई सी इट्स फ्रॉम हियर, ऐसे भी एस्टिमेट कर रहे हैं, सो इट प्रॉब्ली वोंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। सो 4 8 12, 80 minus 12 is 68। So 68, and the other one was 192, ठीक है। और हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम कितना है? 6, और ये मिली में था तो 10⁻³ सो दिस इज 68 प्लस 192 इंटू 3 इंटू 10⁻³ विच इज 0.78, ठीक है। और इसमें मैं अगर इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूं, समझे यूं बनाकर, यहां से यूं, फिर यूं, फिर यूं,
सो इसका बेस कितना है? आप देख रहे हैं ये सारा काम हम एक मार्क के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। ये 148 है ये वाला पॉइंट, ये वाला था कितना, 192। सो 192 माइनस 148 इज 44, और इसका हाइट कितना है? सो 6.2, 6.4, 6.6, 6.8. So area of the triangle is half into 0.8 into 192 minus 148, which is 44, and this is also into 10 to the negative 3. So 0 0.4 into 44 into 10 to the negative 3. This is 0.0176 plus 0.78. So एक मिनट, या तो अगर इसको 0.02 लें, सो 0.78 प्लस 0.02, this is 0.80 joules. ठीक है, so that's this. अच्छा, part E. A second sample of the same material has a larger cross-sectional area but the same length. The two samples are deformed within the limit of proportionality. Which spring constant, दूसरे वाले का spring constant, how does it compare with the original? तो देखिए, एक तरीका तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कि E इक्वल्स के एल ओवर ए, जो आपने अभी रिलेशनशिप यूज़ किया। सो ये पूछ रहा है कि K कैसा होगा रिलेटेड टू A, E इज द सेम, L इज द सेम, so it would be K is basically proportional to A, right? So जिसका एरिया ज्यादा है, so the second sample you would say has a greater क्या कहते हैं, spring constant, since spring constant is proportional to area. So second sample has greater spring constant since spring constant is proportional to area. ठीक है, ये वाले में कोई सवाल? चल, ये कुछ हद तक सिमिलर क्वेश्चंस हैं, मैं साथ में शेड भी करता रहता हूँ कौन से वाले आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिए जा सकते हैं। So one would definitely be 56.
ये 52 होगा एंड 51। अच्छा, ऐसे वाले भी मैं एक दो ज़रा करा दूं, क्योंकि ये भी ऑन एंड ऑफ आते हैं क्वेश्चंस, और जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है एक, वो इससे काफ़ी सिमिलर है। अच्छा, so a vertical rod is fixed to the horizontal surface of a table as shown in 3.1, and a spring of mass this much is able to slide along the full length. Spring is first pushed against the surface so that it has an initial compression of this much. Spring is then suddenly released so that it leaves the surface of the table with the kinetic energy of this much and then moves up the rod. अब देखें, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई ये kinetic energy कैसे आया, क्योंकि वो जो spring की compression थी वो बेसिकली उसका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी था वो के ई बना, and then moves up the rod. Assume that the spring obeys Hooke's law and that the initial elastic potential energy of the compressed spring is equal to the kinetic energy. देखा, अब इसने यही चीज आपको यहाँ पे कह के भी बता दी. By using the elastic potential energy, initial elastic potential energy, calculate the spring constant. तो हमें पता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट. हाफ के, आपको के निकालना है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन दैट वाज 2.1 यानी 0.021 का स्क्वायर, और एनर्जी कितना है 0.048. तब आप यहाँ से निकालेंगे के. सो 0.048 टाइम्स 2 डिवाइड बाई 0.021 का स्क्वायर, विच इज 217 या 220. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्प्रिंग एज इट, अच्छा एक मिनट, ओके. So calculate the speed of the spring as it leaves the surface of the table. So वो हाफ mv स्क्वायर से निकलेगा. So ek is half mv square. So v is basically 2e over m का square root. So root 2, initial energy was 0.048 over m, which was 7.5 grams. इसका जवाब बताएं क्या आता है. So yes, so this must be 3.6 meters per second. अच्छा, अगला. Spring rises to its max height from the surface of the table. This causes the GPE to increase by 0.039 joules. तो इसका मतलब है कि जो 0.048 था सारा का सारा नहीं गया. So some must be work done against friction. ये आपको पिछले चैप्टर से पता है. So calculate for this movement the increase in height of the spring after leaving the surface, which is EP equals mgh. तो इसने आपको बताया कि ये 0.039 है, मास बताया था 7.5 ग्राम्स है, स्मॉल जी जो है ये 9.81 है, और एच आपको निकालना है, राइट. दिस वाज -3, माय बैड, क्योंकि ग्राम्स है. सो या फ्रॉम हियर यू हैव टू फाइंड डेल्टा एच विच इज 0.053. कैलकुलेट द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स. सो यहाँ पे मैं क्या आइडिया यूज कर रहा हूँ, दैट द वर्क डन अगेंस्ट the resistive force is basically the apparent loss in energy. So होना चाहिए था उतना ही पूरा पूरा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट वो कम हो गई. पहले था 0.048, ये है 0.039. सो दैट मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. आपको डिस्टेंस पता चल गया फॉर द वर्क डन.
और आप इसको F से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ से F निकालें, विच इज 0.02 न्यूटन। Rod is replaced by another rod that exerts negligible frictional force on the moving spring, ठीक है। तो इस बार फ्रिक्शन नहीं है। Initial compression is now varied in order to vary the maximum increase in height. After leaving the surface, assume that the spring obeys Hooke's law for all compressions. On 3.2, sketch a graph to show the variation with x of delta h. अब देखें, आपको पता है ना कि जो इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, बेसिकली वो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। पिछले वाले में नहीं बन रही थी, क्योंकि पिछले वाले में तो कोई लॉस भी था, राइट। सो इनिशियल में से पहले तो उधर पे कोई वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस भी था, एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ, लेकिन अब वो नहीं है। सो सारा का सारा ही ये बन रहा है। अब आपको चाहिए एच और डेल्टा एक्स का रिलेशनशिप। डेल्टा एच वाई एक्सिस पे है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं और सब कुछ को दूसरी तरफ भेजते हैं। So it becomes kx square over 2mg. My only thing of interest on the right hand side is x square, क्योंकि k भी constant, 2 भी constant, mg भी constant. So I can just say that delta h is proportional to x square. अच्छा, ये करने का मकसद क्या था? Because you can see obviously that this is on your y, this is what's on your x. तो ये y equals to x square का ग्राफ है, which looks like this. सही है। तो इस ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसे बननी है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ये भी आप लोग करिएगा। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर ग्राफ। ये वाला भी आप करिएगा। इसके शुरू के पार्ट्स पे एनर्जी से रिलेटेड हैं, बाद के पार्ट्स जो हैं वो उससे रिलेटेड हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग वी कैन पॉसिबली डू। 42, बट लेट मी जस्ट सी। एक सवाल है जो कि मैं बना करवाना चाह रहा हूँ। इसमें ग्राफ ड्राइंग है। I can't seem to find it right now. So इस चैप्टर के वैसे बाय द वे पेपर 2 क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। The more difficult ones are the MCQs related to this. Yes, this is the question. अच्छा, इसके बाद 42 करेंगे, याद रखिएगा। पार्ट ए, डिफाइन द यंग मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल। राइट, सो यंग मॉडुलस में सीधा सीधा आप लोग क्या जवाब देंगे? सो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, राइट, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन।
metal of the length is shown in Recording in 4.2. progress. use 4.2 to determine the spring constant. अच्छा, ये जो है ये इसका फाइनल पॉइंट है. सो बेसिकली जब 90 किलो न्यूटन का फोर्स लगता है, सो दिस स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय 2 mm, राइट. सो k equals f over x, where x can be compression or extension. So 90 over 2 mm, right, which is 4.5. Oh, and sorry, this is also 10 to the 3. So which is 4.5. 45 into 10 to the 6, yeah, 4.5 into 10 to the 7. Determine the strain energy stored in the rod for 90 kilonewton. अब देखें 90 की ही बात कर रहे हैं तो मेरे पास हाफ भी है, सॉरी एफ भी है, एक्स भी है. So I can just use half fx. So half into 90 kilo into extension, which is 2 into 10 to the negative 3. So basically ये cancel, ये cancel, it's just 90 joules. अच्छा, अब ये देखिएगा. The rod in B has cross-sectional area A and is made of young metal of young modulus E. It is now replaced by a rod of the same original length. New rod has cross-sectional area A by 3 and is made of a young modulus 2E. ठीक है. Compression of the new rod also obeys Hooke's law. Sketch the variation with f of the length. तो बेसिकली जब आपने ये ग्राफ बनाना है, आपने वापस से एक्सटेंशन ही मालूम करना है, राइट. सो बेसिकली आपको ये नजर आ रहा है कि इस केस में जो आपका लेंथ है, लेंथ भी सेम है. सो बेसिकली इट्स प्रोपोर्शनल टू ए और ई की बात है, राइट. सो इट्स 1/ए ई, राइट, क्योंकि फोर्स तो आप वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप उस हिसाब से देखेंगे. अच्छा, सो अगर आपका एरिया 1/3 हुआ है, राइट, सो उसकी वजह से आपका एक्सटेंशन, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, इट वुड बिकम 3 टाइम्स वट एवर इट इज. और यंग मॉडुलस डबल हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू बिकम हाफ ऑफ व्हाट इट इज, राइट. सो बेसिकली आपको पहले फोर्स पे जो भी एक्सटेंशन मिलता था, अब आपको उसका 1.5 एक्सटेंशन मिलेगा. अब समझे कि ये वाला जो फोर्स था, इस पे आपको 2 का एक्सटेंशन मिल रहा था ना, अब आपको 2 का नहीं, 2 टाइम्स 1.5, 3 का एक्सटेंशन मिलेगा. So the new graph is basically just going to be like this. सही है. सो ये एक अच्छा सवाल था जो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ करा दूं. Now this is a similar form of question. तो ये मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं. 42 एक हमने करना है. We're still going through this and seeing if there's something else which is useful we can do. ज़्यादातर जो ये सवाल आते हैं, आप देख रहे हैं कि वी आर स्किमिंग थ्रू अ लॉट ऑफ दीज, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो उसके साथ मिला कर आते हैं, लाइक विद वर्क एनर्जी और फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर. अच्छा, नाउ ऑल द क्वेश्चंस काइंड ऑफ सीम सिमिलर टू जो भी हम लोगों ने पहले किया है, सो वील जस्ट गो बैक एंड डू 42. देखिए ये भी उसी से मिलता जुलता सवाल है. यंग मॉड्यूलस के फर्क से आपने यह ग्राफ बनाया एंड ऑल ऑफ दैट. सो लोगों को ग्राफ वाले सवालों में ज़्यादा मसला होता है, इस वजह से मैंने ग्राफ वाला कराया. ये स्प्रिंग्स के ऊपर है,
वैसे ज़्यादातर जो आइडियाज़ थे हम लोगों ने जब एमसीक्यूज कर रहे थे उसी में ही बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिए थे, क्योंकि इसके एमसीक्यू ठीक ठाक मुश्किल आते हैं. Yeah, let's just go on to 42. Yes. Okay, just a minute. अच्छा जी, इसमें एक डायग्राम दिया है. Uniform metal bar initially unstretched has these sides. Bar is now stretched. Changes in length x and y are negligible. Bar now has sides of length x, y, and z as shown. सही, तो extend हो गया. Determine expressions in terms of sum or all of f, w, x, y, and z for stress. So stress क्या होता है? Force over area, and area is basically x, y. So this is f over एक्स वाई. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा स्ट्रेन इन द बार. सो स्ट्रेन क्या होता है? एक्सटेंशन ओवर द न्यू लेंथ, एक्सटेंशन ओवर द ओल्ड लेंथ. तो नया लेंथ जो है वो z है, पुराना लेंथ w था. एक्सटेंशन हो जाएगा z माइनस डब्ल्यू ओवर द ओल्ड वन विच इज w. यंग मॉडुलस, सो यंग मॉडुलस हो जाएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन which is f over xy divided by this thing, or I can say multiplication by its reciprocal. So एफ डब्ल्यू ओवर एक्स वाई टाइम्स जी माइनस डब्ल्यू. आप चाहे तो ब्रैकेट खोल भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है. Copper wire stretched by a tensile force that gradually increases from 0 to 280. Variation with extension of the tensile force is shown in 3.3. State the maximum extension for which it obeys Hooke's law, which is probably this one. So it's 2 mm. Sorry, no, max जो वो है, तो इसने exactly देखना है. मुझे लगा इसके बाद कर्व हो रहा है. So it appears to be obeying up to this point, और इसके बाद curvature शुरू हो रहा है. So which is 2.2 mm. Use 3.3 to determine the strain energy when the tensile force is 120. So 120 would be right in the middle of this and this. So इस केस पे जो extension है वो 1.4 है, right? So half fx use कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से. So E equals half fx. इसके आपको 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, which is a lot. Into 1.4, ये मिली है. ठीक है, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करें. आंसर टर्न्स आउट टू बी 0.084 जूल्स. अच्छा, अब ये देखिएगा. एक्सप्लेन बाय द एनर्जी इन स्ट्रेचिंग द वायर टू एन एक्सटेंशन ऑफ 12, राइट, वेयर यू कैन सी इट्स वे पास द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो लाजमी तौर पे बीच में कहीं इलास्टिक लिमिट भी आ गई होगी. ठीक है, तभी ये देखें ना, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो एक्सटेंशन है वो 2.2 है. ये उसको ऑलमोस्ट 6 टाइम्स दैट 12 mm तक खींच रहा है. तो अब आप खुद समझे कि ये क्या पूछना चाह रहा है. एक्सप्लेन व्हाई द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इज नॉट इक्वल टू द एनर्जी रिकवर्ड व्हेन द टेंसाइल फोर्स इज रिमूव्ड. यानी ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि भाई एनर्जी रिकवर्ड तो यही होता ना, कि अगर वो अनलोडिंग पे भी यही कर्व फॉलो करता. वो आपसे ये कह रहा है कि भाई वो ये कर्व फॉलो नहीं करेगा. राइट, अब आपको ये बताना है कि बेसिकली वो ये कर्व फॉलो क्यों नहीं करेगा. राइट, सो व्हाट वुड यू से? So you would basically say that sum of the work done
of the work done goes into basically deforming the wire, or goes into plastically या permanently भी कह सकते हैं deforming the wire and that energy is dissipated, क्योंकि उससे आपका तार गर्म होता है, जैसे हमने रबर बैंड वाली एग्जांपल ली थी, is dissipated as thermal energy. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक वो जो फ्लश टैंकी वाला सवाल है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, इज दिस वन। ये भी वैसे काम करें आप लोग कर कराएं। अच्छा है कि वैसे भी मुझे कराना ही पड़ेगा बाद में आगे आप लोग के मसले मसाइल सुनने के लिए। सो इट्स गुड इफ़ यू ट्राई दिस आउट एज वेल। नाउ लेट मी जस्ट राइट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव टू डू फॉर योर होमवर्क। इट्स नॉट अ लॉट, अगर आपको समझ आई हैं चीज़ें इस क्लास में भी, सो इट्स जस्ट यू जस्ट हैव टू सिट डाउन टू डू इट बेसिकली। ओके। अच्छा, सो द फर्स्ट वन इज 30, फिर 43, 46, फिर 47, 48, 51, 52 एंड द लास्ट वन विच इज 55। तो कितने हैं? चार 8 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हैं जो बेसिकली आप लोगों ने करके लाने हैं। ठीक है जी। सो आई होप दिस मेड सेंस टू यू गाइस, और अब आप लोग की जो पास पेपर्स हैं वो इससे कुछ अच्छे हो जाएंगे। सो वी नाउ मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।